नमस्कार दोस्तों। क्या होता है जब जनता की आवाज को पूरी तरह से दबाने की कोशिश करी जाती है, जब करप्शन, नेपोटिज्म, बेरोजगारी, किसानों के असली मुद्दों को इग्नोर किया जाता है। दुनिया के सभी सरकारों के लिए एक सबक है कि कभी भी जनता को इतना इग्नोर मत करो कि हालात इस कदर बिगड़ जाएं, क्योंकि अगर हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं तो देश में कंट्रोल वापस लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। क्योंकि श्रीलंका, बांग्लादेश, फ्रांस, नेपाल में बहुत ही भयानक प्रदर्शन देखने को मिला है और प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर, जान बचाकर, देश छोड़कर भागने के लिए पब्लिक ने मजबूर कर दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के लिए। अब वो अलग बात है कि प्रोटेस्टर्स इस हद तक पहुंच गए कि प्रधानमंत्री के घर पर भी आग लगा दी गई, सुप्रीम कोर्ट को भी आग के हवाले कर दिया गया और बहुत सारी बिल्डिंगों में आग लगा दिया गया, पार्लियामेंट को भी आग के हवाले कर दिया गया, फाइनेंस मिनिस्टर को तो सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर लातों घूसों से मारा गया और प्रोटेस्टर्स के द्वारा। और इसी सब में एक अनफॉर्चुनेटली मौत हुई पूर्व प्रधानमंत्री की वाइफ की, जब उनके घर पर आग लगाई गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह के गुस्से के पीछे क्या कारण है? क्या सिर्फ सोशल मीडिया बैन करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिल रहा है? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। इसके पीछे कारण इससे कहीं और ज्यादा गहरे और भयानक हैं। नेपाल के अंदर नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है। ये चुनकर नहीं, नियुक्त होकर आई हैं। ये अंतरिम सरकार में बने हुए प्रधानमंत्री हैं, अर्थात इस सरकार की जिम्मेदारी आने वाले 6 माह के भीतर निष्पक्ष चुनाव कराना है। जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर बनी सरकार है, इसको भी चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन अभी तक वो चुनाव नहीं करवा रही है। भारत की तरफ से नेपाल की नियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की को बधाई दे दी गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सोशल मीडिया पर बैठे हुए जैन जीज ने बिल्कुल सोशल मीडिया के माध्यम से ही प्रधानमंत्री बना दिया। दुनिया के लिए अपने आप में बहुत अजूबा और अनोखा है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई एक क्रांति करप्शन और बेरोजगारी के रूप में विकराल रूप ले लिया। इन्हीं जेएनजी ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री बना दिया। जो प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, इनका निर्वाचन न ईवीएम से हुआ, न वोट पत्र से हुआ। यहाँ निर्वाचन के लिए एक एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया गया है। सुशीला कार्की को क्यों एक हाईजैकर के साथ जोड़कर देखा जाता है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में कि नेपाल के प्रधानमंत्री को जान बचाकर देश छोड़कर क्यों भागना पड़ा। ये बात है 8 सितंबर 2025 की। नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी प्रोटेस्ट करने के लिए। इसमें से अधिकतर लोग 20 से 25 साल के नौजवान थे, जिन्हें जेन जीज कहा जाता है। किसी ने स्कूल की ड्रेस पहनी हुई थी तो किसी ने कॉलेज की। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल की एक एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। प्रोटेस्टर्स काठमांडू के बीच मौजूद एक सिंबॉलिक मोनुमेंट मैतीघर मंडल से पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे थे। ये प्रोटेस्ट लगभग पूरी तरह से नॉन वायलेंट और पीसफुल था, लेकिन सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात कर दिया जाता है आंदोलन को रोकने के लिए, और पुलिस वाटर कैनन, आंसू गैस और रबर बुलेट से मारना शुरू कर देती है। देखते ही देखते पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैश देखने को मिलता है। कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट के अंदर भी घुस जाते हैं, लेकिन जो फिर पुलिस यहाँ पर करती है, जिसको देखकर पूरा देश हैरान हो जाता है। पुलिस धुआंधार गोली चलाना शुरू कर देती है प्रोटेस्टर्स के ऊपर असली बुलेट से कम यहाँ 19 प्रोटेस्टर्स मारे जाते हैं। 400 से अधिक लोग घायल भी हो जाते हैं। यह कोई रबर बुलेट नहीं थी, यहाँ पर असली गोली से मारी गई थी लोगों को, जिसमें से एक 12 साल का बच्चा भी था। पुलिस प्रोटेस्टर्स को जान से मारने के लिए सिर और सीने पर गोली मारती है, लेकिन आमतौर पर प्रोटेस्टर्स को रोकने के लिए रबर बुलेट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए था और पैर में गोली मारना चाहिए था, ताकि प्रोटेस्टर्स को रोका जा सके। जाहिर सी बात है कि इस तरह की तानाशाही देखकर कोई भी चुप नहीं बैठेगा। जैसे ही ये खबर जनता में फैलती है और लोग आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्टर्स की संख्या बड़ी तेजी से बढ़ जाती है। पूरी सड़क रोडों लोगों से घिर जाती है। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर के 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता है। प्रोटेस्टर्स और बढ़ते जाते हैं।
काठमांडू के अलावा पोखरा, भरतपुर, बुटवल और दमक जैसे शहरों में भी प्रोटेस्ट होने लगते हैं। इस प्रोटेस्ट के होने के पीछे एक कारण जिसकी सबसे ज्यादा मीडिया में बातें की गई हैं, वो है सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाने को लेकर। असलियत में दोस्तों ये एक कारण जरूर है, लेकिन इससे बड़े और बहुत से कारण हैं, जैसे कि करप्शन, गवर्नमेंट की मिस गवर्नेंस, बेरोजगारी चरम पर पहुंचना, सरकार में बैठे मंत्रियों का नेपोटिज्म। नवंबर 2023 में सोशल मीडिया कंपनीज को मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पास मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराने और लोकल रिप्रेजेंस इस्टेब्लिश कराने को कहा गया। नेपाल की सरकार ने कहा था ये हेट स्पीच, फेक न्यूज, फ्रॉड और बाकी क्राइम को रोकने के लिए जरूरी है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। सरकार इस चीज को लेकर 5 पब्लिक नोटिस भी दिए थे, लेकिन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़कर किसी बड़े प्लेटफॉर्म ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जिन कंपनीज ने रजिस्ट्रेशन कराया उनमें से सिर्फ एक बड़ा नाम शामिल था, चाइना का टिकटॉक। इसी बीच नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने आर्डर में सरकार को रजिस्ट्रेशन न कराने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन करने के लिए अनुमति दे दी थी। इसी साल 28 अगस्त की बात है। सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कहती है कि 3 सितंबर तक खुद को रजिस्टर्ड कराओ, नहीं तो बैन लगा दिया जाएगा। लेकिन ज्यादातर सोशल मीडिया कंपनी ने रजिस्टर्ड नहीं कराया। इसी कारण से 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को देश से बैन कर दिया गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट और यूट्यूब जैसे लगभग सभी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इसमें शामिल थे। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि सरकार सिर्फ इसलिए किया था ताकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंट्रोल किया जा सके। सोशल मीडिया बैन बाय द गवर्नमेंट एक्सट्रीमली इट इज अगेंस्ट आवर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड दे वांट टू कंट्रोल अस जस्ट लाइक अ डिक्टेटर। सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोज वायरल हो रहे थे जो सरकार में करप्शन, नेपोटिज्म को एक्सपोज कर रहे थे। सरकारी मंत्रियों के नेपो किड्स और उनके लाइफ स्टाइल को एक्सपोज किया जा रहा था। असल में नेपाल के यंग पॉपुलेशन में करप्शन, बेरोजगारी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को लेकर बहुत ज्यादा गुस्सा है। 2024 में यूथ बेरोजगारी रेट 20.82% पर था। सोचकर देखो, हर 5 में से एक नौजवान बेरोजगार। यहाँ नई नौकरी बहुत कम क्रिएट हो रही है। नौजवानों को नौकरी के लिए दूसरे देश माइग्रेट होना पड़ रहा है। हालात इतनी खराब है कि हजारों लोग सिर्फ पैसों के लिए रसिया यूक्रेन वार तक में लड़ने चले गए। सही सुना दोस्तों आपने। फरवरी 2024 में नेपाल के लगभग 15,000 से ज्यादा लोग रसिया मिलिट्री को ज्वाइन कर चुके थे। यहाँ पर लोगों को कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद फ्रंट लाइन पर लड़ने के लिए भेज दिया जाता था। सबैजनालाई नमस्ते छ। म चाहिँ यता रसियामा आएको 2 महिना पुरा भयो लगभग। अनि मैले चाहिँ रसियामा आएर चाहिँ धेरै दुःख पाएँ। मैले त्यही नै हो। अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै गाह्रो छ हामीलाई सर्भाइभ गर्नको लागि। इसी कारण से रसिया यूक्रेन वार में कई सारे नेपाली सिटीजन भी मारे गए। मौत का खतरा होने के बावजूद ये लोग रसिया जाते हैं क्योंकि नेपाल में इनके लिए नौकरी की संभावना बहुत कम होती है और रसिया अपनी आर्मी को ज्वाइन करने के लिए इन्हें कुछ ऑफर भी देती है। कुछ फाइटर्स का कहना है कि बोनस और सैलरी मिलाकर $4,000 हर महीने कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा होता है। अब इन हालातों को देखकर नेपाल के पॉलिटिशियन थोड़ा हमदर्दी दिखाते तो शायद इस तरह हालात बिगड़ते नहीं, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। नेपाल में पॉलिटिशियन के बेटे अपनी लग्जरियस लाइफ स्टाइल को शो ऑफ करने लगे। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नाति नातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरह से पॉलिटिशियन के बेटे बेटी को लग्जरियस लाइफ स्टाइल शो करते हुए देखा तो लोग आवाज उठाने लगे। हैशटैग नेपो किड्स, हैशटैग नेपो बेबी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। बाद में सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक को ऐसा वीडियो से फ्लड कर दिया गया। नेपाली लोगों के द्वारा, नेपाली यूथ के द्वारा इस वीडियो में बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया आम नेपाली की डेली लाइफ में आने वाले परेशानियों को और पॉलिटिशियन के बच्चों के लेविश लाइफ स्टाइल का। नेताओं के बच्चे जो डिजाइनर कपड़े पहनकर घूमते हैं और लग्जरी गाड़ियां शो ऑफ करते हैं। टिकटॉक्स पर भी हैशटैग नेपो किड्स, हैशटैग नेपो बीबी ट्रेंड करने लगा।
8 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियन के बच्चे विदेश से कूची के बैग लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में यानी कि कॉफिन्स में लौटते हैं। ये रसिया यूक्रेन में मारे जाने वाले नेपोलिज के तरफ इशारा किया जा रहा था। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। नेपाल का यूथ 70 प्लस के सेम पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है। ये लोग बारी बारी से सरकार बनाते हैं। इसी कारण से मार्च के महीने में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने कहा था नेपाल का रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है, जिसे वापस मोनार्की बनाना चाहते हैं। ये भी बड़े कमाल की चीज है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए हैं पॉलिटिशियन से कि डेमोक्रेसी हटाकर वापस मोनार्की बनाने की बात करने लगे। असल में दोस्तों 2008 से पहले नेपाल देश एक मोनार्की था, यानी कि जनता के द्वारा चुनी गई पॉलिटिशियन के पास पावर नहीं थी, बल्कि सारी पावर एक राजा के पास थी। इनका आखिरी राजा ज्ञानेंद्र सिंह था। इनको सत्ता से हटाने के लिए दो बड़े मूवमेंट हुए थे। एक था 2006 का लोकतंत्र आंदोलन, दूसरी थी बहुत सालों से चल रही थी माओइस्ट इंसर्जेंसी। 28 मई 2008 को मोनार्की को अबोलिश कर दिया जाता है और नेपाल फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। We believe that all of us will work hard together to make the dream of new Nepal come true. तब से लेकर आज तक 17 साल बीत चुके हैं और इस 17 साल के डेमोक्रेसी में 13 बार नेपाल की सरकार बदल चुकी है। कभी केपी शर्मा ओली प्रधानमंत्री, तो कभी पुष्प कमल दहल, तो कभी शेर बहादुर देउवा। इन्हीं 2-4 पॉलिटिशियन के बीच में पावर घूमती रहती है। सभी गठबंधन बनाते हैं और कुछ महीनों बाद ही टूट जाते हैं। लेकिन इन सभी नेताओं के ऊपर बड़े करप्शन के आरोप हैं। नेपाली कांग्रेस के हेड पीएम शेर बहादुर देउवा पर एक एयरक्राफ्ट खरीदने में अवैध कमीशन लेने का आरोप है। उनकी पत्नी आरजू राणा देउवा, जो नेपाल की फॉरेन अफेयर मिनिस्टर, भी उन पर नेपाली सिटीजन को फेक डॉक्यूमेंट के जरिए भूटानी नेशनल दिखाने का आरोप है। ऐसा करने से उन्हें रेफ्यूजी के तौर पर अमेरिका भेजा जा सके। सीपीएन-एमसी के हेड और 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके पुष्प दहल कमल पर माओइस्ट गोरिल्ला फाइटर्स के लिए आए पैसों को डाइवर्ट करके अरबों रुपए खुद लेने का आरोप है। और सीपीएन-यूएमएल के हेड केपी शर्मा ओली पर भी एक करप्शन केस चल रहा है, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश को वायलेट करते हुए एक टी स्टेट कॉमर्शियल प्लॉट में कन्वर्ट कर दिया था। इसी तरह 3 और प्राइम मिनिस्टर पर सरकारी जमीन को प्राइवेट इंडिविजुअल को देने का आरोप है। अब दिक्कत यह है कि नेपाल में 2006 से ही प्रैक्टिस है कि किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं की जाएगी। ये प्रैक्टिस किसी भी तरह के करप्ट पॉलिटिशियन को एक कवर प्रोवाइड कराती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार, बेरोजगारी बहुत चरम पर पहुंच गई है। और अब कल्पना करो दोस्तों, इस इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन और नेपोटिज्म के बीच अगर अचानक से सरकार सोशल मीडिया पर भी बैन लगा दे, तो लोगों के अंदर जो परफॉर्मेंस और गुस्सा था वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुका था और इस बैन के बाद गुस्सा पूरी तरह से एक्सप्लोड कर गया। असल में सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगाने से नेपाल में एम्प्लॉयमेंट का जो थोड़ा बहुत जरिया बचा था वो भी खतरे में आ गया। नेपाल की इकोनॉमी में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जो आउटरीच और बुकिंग के लिए सोशल मीडिया पर डिपेंड है। इस बैन ने इस टूरिज्म इंडस्ट्री और बहुत सारे कामों को डिस्टर्ब कर दिया। इसके अलावा लाखों नेपाली फैमिली प्रभावित हुए, जो ऑनलाइन मैसेज का इस्तेमाल करते थे विदेश में काम करने वाले अपने फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करने के लिए। एक एस्टीमेट के अनुसार जॉब और पढ़ाई के लिए लगभग 70 लाख से ज्यादा नेपाली बाहरी देशों में रहते हैं। इन चीजों ने इन प्रोटेस्ट को और ज्यादा मजबूत कर दिया और फिर जब लोग पीसफुली सड़कों पर उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो नेपाल की सरकार ऐसा रिएक्ट करती है जैसे कि कोई अथॉरिटियन सरकार हो। प्रोटेस्ट भी नहीं करने देती, पुलिस उतार कर गोलियां चलाना शुरू कर देती है सरकार बैन को डिफेंड करने के लिए। प्रधानमंत्री कहते हैं एरोगेंस के खिलाफ हैं, कुछ ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे जिससे देश कमजोर हो जाए। लेकिन अंत में इस सरकार को प्रोटेस्टर्स के आगे झुकना पड़ा। पहले होम मिनिस्टर ने सोशल मोरल ग्राउंड पर इस्तीफा दे दिया और सोशल मीडिया पर लगा बैन को हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रोटेस्टर्स शांत नहीं हुए।
प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के घरों पर आग लगा दी जाती है। यहाँ तक कि अपोजिशन लीडर के घर को भी जला दिया जाता है। आर्मी को हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके मंत्री और अफसरों को एयरलिफ्ट करना पड़ता है बचाने के लिए। कुछ पॉलिटिशियन और उनके परिवार को हेलीकॉप्टर से लटके रस्से को पकड़कर आसमान में रस्से से लटक कर भागना पड़ता है। नौ सितंबर दोपहर को 2 बजे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भी इस्तीफा दे देते हैं। नेपाल के आर्मी चीफ ने नेशन को एड्रेस किया और पीस की मांग करी है। नेपाल का देश एक लाइव एग्जाम्पल है जब जनता की आवाज को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश की जाती है, जब करप्शन, नेपोटिज्म, बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों को इग्नोर कर दिया जाता है। दुनिया की सभी सरकारों के लिए एक सबक है, जो इस तरह का बिहेव जनता के साथ करते हैं। कभी भी जनता को इतना इग्नोर मत करो कि हालात इस कदर बिगड़ जाएं। अगर हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं तो देश में कंट्रोल वापस लाना बहुत मुश्किल हो सकता है। इस प्रोटेस्ट का फायदा उठाकर कुछ एंटी डेमोक्रेटिक ग्रुप वापस मोनार्की लाने की बात कर सकते हैं, लेकिन वो सही रास्ता नहीं होगा। जो भी सोल्यूशन निकलना है वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप में ही होना चाहिए। नेपाल की नवनियुक्त प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का जन्म 7 जून 1952 को हुआ था। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं और नेपाल की पहली नियुक्त की गई महिला प्रधानमंत्री भी बन गई हैं। सुशीला कार्की ने पोस्ट ग्रेजुएशन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाई किया था। 2017 में इनके खिलाफ संसद में महाभियोग भी लाया गया था, क्योंकि ये करप्शन और भ्रष्टाचार के बहुत खिलाफ थी। ये नेपाल के नेताओं को रास नहीं आ रहा था। इनके जो पति हैं दुर्गा प्रसाद सुवेदी, ये नेपाली कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। इनके पति की चर्चा नेपाल में हाईजैकर के रूप में होती है। 1973 में रॉयल नेपाल एयरलाइंस का विमान DHC-6 को इनके पति के द्वारा हाईजैक कर लिया जाता है। इनके पति इन्हीं के साथ क्लासमेट थे। सुशीला कार्की के पति ने राजशाही को हटाकर लोकतंत्र की स्थापना के लिए जो लोकतांत्रिक आंदोलन चल रहे थे उनको फंड करने के लिए विमान को हाईजैक कर लिए थे, जिसके पीछे का उद्देश्य लोकतंत्र को लागू करना था। 1970 के दशक में सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी 27 साल के हुआ करते थे। इन्होंने नेपाली कांग्रेस के समर्थक आंदोलन को फंड करने के लिए दुर्गा प्रसाद ने रॉयल नेपाल एयरलाइंस के विमान को हाईजैक कर लिया था। उन्होंने इस विमान को बिहार के फोर्ब्सगंज में उतारा और उसमें रखे हुए 30 लाख रुपए की भारतीय मुद्रा में थी, जिसकी आज की कीमत 30 करोड़ से अधिक है। उसको वहां से निकाल लिया। इसके बाद दुर्गा गुमनामी में चले गई। जैन जी ने सुशीला कार्की को अंतरिम प्रधानमंत्री तो बना लिया, लेकिन वो पसंद नहीं थी। इनकी पसंद थे बालेन शाह। ये काठमांडू के मेयर हैं। बालेन शाह को लेकर युवाओं में क्रेज है। सुशीला कार्की की नियुक्ति आसान नहीं थी। राष्ट्रपति इनके नाम के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। इसके लिए जो जैन जीज का जो ग्रुप था, उन्होंने बाकायदा आर्मी के हेड से फोन करके कहा कि यदि पीएम नियुक्त नहीं हुआ आज मध्य रात्रि 12 बजे तक, तो अगला जो अटैक होगा वो राष्ट्रपति के ऊपर ही होगा। अब जैन जीज तो अल्टीमेटम दे दिया, लेकिन किसी एक नाम पर सहमति कैसे बने? पीएम बनने के लिए कई नाम चर्चा में थे। इसी बीच में एक एप्लीकेशन का जिक्र आता है। इस एप्लीकेशन का नाम डिस्कॉर्ड है, या फेसबुक टेलीग्राम की तरह ही है। डिस्कॉर्ड एप्लीकेशन पर जैन जीज के द्वारा वोट डाला गया और यहाँ पर सुशीला कार्की को सबसे अधिक वोट मिले, 3833 वोट। जो सोशल मीडिया पर सक्रिय लोग थे उन्होंने सुशीला कार्की को पसंद किया और इसके चलते सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री बनी। सोचने वाली बात है, एक छोटा सा देश नेपाल, जिसने सोशल मीडिया से न केवल सरकारें पलट दी, बल्कि सोशल मीडिया से ही वोट करवा करके अपने लिए प्रधानमंत्री भी चुन लिया। मैं उम्मीद करता हूं कि पड़ोसी देश नेपाल की लोकतांत्रिक व्यवस्था सुदृढ़ और मजबूत हो, जिससे करप्शन और बेरोजगारी को कम किया जा सके और नेताओं और मंत्रियों के भ्रष्टाचार को रोका जा सके। दुनिया के किसी भी देश के नेताओं और मंत्रियों को और सरकारी कर्मचारियों को इस तरह के करप्शन से रोकने के लिए सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए।
जिससे देश खुशहाल और मजबूत बनेगा और दुनिया में अपने देश का एक अलग पहचान होगा। किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश का शिक्षा व्यवस्था बहुत बेहतर होना चाहिए, ताकि देश में अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर, वैज्ञानिक बने और देश के सभी सेक्टर को अत्याधुनिक तरीके से विकसित किया जा सके। अपने देश का अपना गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, जीमेल, इंस्टाग्राम, गूगल प्ले स्टोर जैसा अपना सोशल प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि हमारा देश दूसरे देश पर निर्भर न रहे। अपने देश में हवाई जहाज, लड़ाकू विमान, डिफेंस सिस्टम, बॉम्बर विमान और सभी तरह की नई तकनीकों से बनने वाले उपकरणों का निर्माण होना चाहिए, ताकि हमारे देश दूसरे देश पर डिपेंड न रहे। दुनिया में मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और अपने देश का अलग पहचान बनाने के लिए सभी सेक्टर में नई नई तकनीक का खोज करना चाहिए, ताकि देश का हर एक सिस्टम अत्याधुनिक तरीके से लैस हो। महिलाओं के साथ सदियों से भेदभाव, शोषण, अत्याचार होता आ रहा है। महिलाओं की भागीदारी जब 50% है तो महिलाओं को सभी विभागों में 50% की हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे नौकरी हो, चाहे विधानसभा या लोकसभा हो, या मुख्यमंत्री बनने की बात हो। देश को मजबूत बनाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को अपने देश के लिए, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो या डॉक्टर, इंजीनियर हो, वैज्ञानिक हो या आम आदमी हो, सभी को निस्वार्थ भाव, निष्ठा और ईमानदारी से अपने देश के लिए काम करना चाहिए, ताकि देश का प्रत्येक नागरिक खुशहाल हो और देश सबसे शक्तिशाली बने। हमें अपने देश पर गर्व होना चाहिए। जय हिंद दोस्तों।